हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम संदीप अरोड़ा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें मैं डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी और मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करूंगा। सो आई एम स्टार्टिंग विद द डिमांड थ्योरी। डिमांड क्या होती है? देखो, किसी भी कंज्यूमर के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके वो जिस भी कमोडिटी को खरीदने की डिज़ायर रखता है, उस डिज़ायर को हम डिमांड कहते हैं। सो किसी भी कमोडिटी की डिमांड कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से जो मेन फैक्टर है वो होता है उस कमोडिटी का प्राइस। कमोडिटी के खुद के प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिमांड डिपेंड करती है, जिसमें से कुछ है कि उसके सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस के। देखो, सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी का दूसरा ऑप्शन क्या है। जैसे अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो नेस्कैफे और ब्रू दोनों सब्स्टिट्यूट्स है। दूसरा जो फैक्टर है वो है इनकम, कि अगर किसी कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उसका भी इफेक्ट उस कमोडिटी की डिमांड पर पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मान लो कि किसी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किसी चीज़ के फेवर में है, तो डेफिनेटली उसके प्रेफरेंसेस भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करेगी। और जो लास्ट वेरिएबल होता है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे मान लो कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस वक्त कोरोना वैक्सीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो इट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंडर आता है, जस्ट लाइक इमरजेंसी। सो आप लोग देख सकते हो कि डिमांड फंक्शन को मैंने बहुत ईजी तरीके से लिखा है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, इनकम एंड वेल्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डिमांड फंक्शन को और इजी बनाने के लिए मैं इसको एक लीनियर फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो आप लोग देख सकते हो ये इसका लीनियर फॉर्म है, जिसमें ए बी K1 K2 K3 और K4 जो पैरामीटर्स है वो पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है ये एक्चुअली रिलेशनशिप शो कर रहा है कि डिमांड और बाकी फैक्टर्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है। सो आप देख सकते हो इस इक्वेशन से कि कमोडिटी के प्राइस के साथ डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किसी भी कमोडिटी के फेवर में भी हो सकती है और उसके अगेंस्ट भी। सो यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली एनवायरमेंट फैक्टर्स भी पॉजिटिवली इफेक्ट भी कर सकते हैं और नेगेटिवली। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस सेटरिस पैरिबस। सेटरिस पैरिबस का मतलब होता है कि जो भी बाकी फैक्टर्स हैं, इनकम हो, प्रेफरेंसेस हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, सब्स्टिट्यूट के प्राइस हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जब बात करते हैं, हम इन सभी फैक्टर्स के इफेक्ट को कांस्टेंट लेके चलते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेटरिस पैरिबस। सो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो होगी वो ये होगी, इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस सेटरिस पैरिबस व्हेन डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आउटपुट प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर है ना, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल किसको यूज कर रहे हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे यूज कर रहे हो। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि ये मेंशन करना क्यों जरूरी है। सो अगर हम सिंपल सी इक्वेशन में डिमांड इक्वेशन लिखते हैं तो वो ये होगी, डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। यहाँ पर ए इंटरसेप्ट टर्म है और बी जो है स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है, पी आउटपुट प्राइस, क्यू डी जो है डिमांड है, और जो स्लोप है नेगेटिव है। आप लोग इजीली देख सकते हो इसको। इसका मतलब ये है कि अगर आउटपुट प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर आउटपुट प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सेम कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी। अदर्स थिंग अगर कांस्टेंट है तो, अगर सेटरिस पैरिबस यूज हो रहा है तो, अदरवाइज बाकी अदर फैक्टर्स भी इस पर इफेक्ट डालेंगे। लेकिन जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम सारे बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जब आप नॉर्मल बुक में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो या उसका कर्व देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर प्राइस को वाई एक्सिस पे रखा जाता है और डिमांड को एक्स एक्सिस पे। स्टैंडर्ड नोटेशन ये कहता है कि वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है। सो अगर वाई एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख रहे हो और एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल रख रहे हो, तब नहीं होगा। ये एक्चुअली इनवर्स डिमांड कर्व होगा जो हम मार्केट में यूज़ करते हैं। सो कभी भी अगर आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हो, डिमांड कर्व की बात करते हो,
तो प्लीज़ ये मेंशन जरूर कीजिए कि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। सो यहाँ पर मैंने सिंपल ग्राफ थ्योरी यूज़ करके ये डायग्राम ड्रॉ किया है, आप लोग देख सकते हो। नाउ सप्लाई क्या होती है? देखो, जो भी प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करके वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। सो जिस अमाउंट को प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने के लिए लेकर आ रहा है उसको हम सप्लाई कहते हैं। डिमांड फंक्शन की तरह ही सप्लाई फंक्शन भी आउटपुट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, और जो अदर फैक्टर्स हैं वो है इनपुट प्राइस एंड टेक्नोलॉजी। सो इसका लीनियर फॉर्म आप देख सकते हो, जहाँ पर C, D, K5 और K6 पैरामीटर्स है जो पॉजिटिव है, C इंटरसेप्ट टर्म है, D जो है वो स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व है। यहाँ पर प्राइस और सप्लाई के बीच में जो है ना रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, मतलब कि अगर आउटपुट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है मार्केट के अंदर तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को मार्केट में लेकर के आकर बेचने के लिए। सो सप्लाई और आउटपुट प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनपुट प्राइस के साथ सप्लाई का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों होता है? कि मान लो कि अगर मेरे यहाँ पर जो लेबर काम करती है अगर वो हाई वेज की डिमांड करती है, इसका मतलब यह है कि मेरी कमोडिटी का इनपुट प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और अगर इनपुट प्राइस इंक्रीज होगा इसका मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली मेरे पास कम रिसोर्सेज होंगे प्रोड्यूस करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं कम प्रोड्यूस करूंगा, और अगर मैं कम प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो सेम अमाउंट की मैं कम सप्लाई मार्केट में कर पाऊंगा। टेक्नोलॉजी के साथ सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मान लो कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली वो कमोडिटी की एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, तो उस केस में प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है और सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव किया जाता है? डिमांड कर्व की तरह ही ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी और आउटपुट प्राइस के बीच में। व्हेन सेटरिस पैरिबस, मतलब जो इनपुट प्राइस है और टेक्नोलॉजी और जो बाकी फैक्टर्स हैं उनके इफेक्ट को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, एंड सप्लाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल अगेन एंड प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगेन सप्लाई इक्वेशन को हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, -C+dP सेटरिस पैरिबस, मतलब बाकी फैक्टर्स का इफेक्ट इस पर नहीं है, कांस्टेंट रख के चल रहे हैं हम यहाँ पे। स्लोप जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर आउटपुट प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, और अगर आउटपुट प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सेम कमोडिटी का सप्लाई भी डिक्रीज होगा। सो सिंपल ग्राफ थ्योरी यूज करके हमने सप्लाई कर्व ड्रा किया है। नाउ द मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? मार्केट इक्विलिब्रियम वहाँ एग्जिस्ट करता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती है। चीज़ इसमें करनी है, जो डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन है उन दोनों को इक्वल करना है और प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। में आप देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट E है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है A+C और B+D, एंड आउटपुट जो है वो है AD - BC और B+D। सो इस लेक्चर में हमने सिंपल डिमांड का, सप्लाई का और मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिमांड का कैसे शिफ्ट होता है, सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होता है और उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। थैंक यू।